एक बार फिर हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से नई तस्वीरों के बारे में कुछ नई डिटेल्स और कुछ अनदेखी तस्वीरों को देखने जा रहे हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में नई डिटेल्स को उजागर करती हैं, जो हमने पहले कभी नहीं देखी हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ दूसरी डिटेल्स के बारे में भी बात करने जा रहे हैं, जो वास्तव में पहले छूट गई थी, और एक तस्वीर ऐसी है जिसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर तस्वीर जिसे हम अभी देखने जा रहे हैं। वह तस्वीर जिसे आप 12 जुलाई को पब्लिश डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल के साथ देख सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है? यह डॉक्यूमेंट एक तरह के कमीशनिंग रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। इसे एक प्रोजेक्ट में शामिल बहुत से लोगों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसमें टेलीस्कोप से जुड़े प्रश्नों और टेलीस्कोप की आज के विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता के बारे में टेक्निकल डिटेल्स को डिस्क्राइब किया गया है, और ये सब कुछ महीनों के परीक्षण पर आधारित है जो टेलीस्कोप के लॉन्च होने के ठीक बाद कंडक्ट किए गए थे। कुछ परीक्षणों के साथ विशेष रूप से कुछ तस्वीरों को लेने और कुछ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए इस टेलीस्कोप की बहुत डिटेल क्षमताओं पर फोकस किया गया, और इन ऑब्जेक्ट्स में से एक को विशेष रूप से यह परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में टेलीस्कोप कितना अच्छा है, जैसे अस्थिर चीजों पर फोकस करना, तरह तरह के ड्रिफ्ट्स और सभी तरह की मोशन ट्रैकिंग की एनालिसिस। और इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि यह टेलीस्कोप सोलर सिस्टम में तरह तरह के एस्ट्रॉयड्स और तरह तरह के धूमकेतुओं या बहुत से मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में कितना अच्छा होने वाला है, और अंत में यह कितनी अच्छी तस्वीर प्रोड्यूस कर सकता है। और वे यहाँ 9 अलग अलग टारगेट्स का उपयोग करते हैं, जिनमें से एक सबसे धीमा है। अनुमान लगाइए कि ये क्या है। आप इसे पहले भी देख चुके हैं। ये जुपिटर है। जुपिटर की तस्वीर वास्तव में इस तरह से कभी नहीं देखी गई है, और इस तस्वीर में जुपिटर की रिंग्स और उसके 3 चंद्रमाओं को भी देखा जा सकता है, यूरोपा, थेबे और मेटिस। और यहाँ लेफ्ट साइड की तस्वीर में हमें इसके एक चंद्रमा यूरोपा की छाया भी दिख रही है। ये द ग्रेट रेड स्पॉट के ठीक बगल में है, जो इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। और पिछली तस्वीरों की तरह ही लेफ्ट साइड की तस्वीर को नियर इंफ्रारेड कैमरे के साथ f212N नाम के फिल्टर के साथ लिया गया है, जो शॉर्ट वेवलेंथ्स पर फोकस करता है। और राइट साइड की तस्वीर में भी यही इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस बार थोड़े ज्यादा वेवलेंथ वाले फिल्टर पर फोकस किया गया है, लगभग 3.2 माइक्रोमीटर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सब में लगभग 75 सेकंड का एक्सपोजर टाइम लगा, जिसका मतलब है कि ये परिणाम एक तरह से मन को झकझोर देने वाले हैं और अनएक्सपेक्टेड हैं। और इस मिशन के पीछे के वैज्ञानिकों को दिखाते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए सोलर सिस्टम के विभिन्न चंद्रमाओं और विभिन्न ग्रहों की बेहद सुंदर तस्वीरों को उस पॉइंट तक ले जाना निश्चित रूप से संभव है जहां हमें वास्तव में इन ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर रिंग देखने में कठिनाई होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सैटर्न के विपरीत, जहां रिंग्स बहुत आसानी से दिखाई देती हैं, जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस की रिंग्स को देखने में बहुत कठिनाई होती है। तो वास्तव में ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन वेब टेलीस्कोप इन्हें देखने में सक्षम है, जो निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यह पहले ही सजेस्ट किया गया है कि हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की रिंग्स का उपयोग निश्चित रूप से उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं। रिंग्स में बहुत सी तरह तरह की वेरिएशंस को देखकर यह एनालाइज करना संभव हो जाता है कि बहुत सी ग्रेविटेशनल गड़बड़ के माध्यम से इन ग्रहों के अंदर क्या होता है। बेसिकली वैज्ञानिकों का मानना था कि ये सब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है और प्रैक्टिकली अनअचीवेबल है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक बार फिर वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। वैज्ञानिकों को इस तरह की तस्वीर मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जैसा कि हम सिमुलेशन में देख सकते हैं कि यहाँ प्रकाश बहुत तेज है, और इसलिए स्कैटरिंग ऑफ द लाइट यानी प्रकाश का इस तरह से बिखरना साइंस इंस्ट्रूमेंट्स को कुछ बहुत ही असामान्य तरीकों से प्रभावित कर सकता है। पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि टेलीस्कोप पर गाइडेंस सेंसर प्लैनेट्स को ट्रैक करने में पर्याप्त सटीक नहीं है, और शायद उन्हें सितारों और विभिन्न आकाशगंगाओं जैसे दूर के ऑब्जेक्ट्स तक ही अपनी ऑब्जर्वेशन को सीमित करना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार वे गलत थे, और ये वास्तव में अच्छी बात है कि वे गलत थे। ऐसा लगता है कि सोलर सिस्टम में तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना आखिरकार संभव होने जा रहा है, और वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था ये उससे भी बेहतर काम करता है, जो निश्चित रूप से यह भी दर्शाता है कि हम संभवतः एस्ट्रॉयड बेल्ट में तरह तरह के एस्ट्रॉयड्स और धूमकेतुओं और कई दूसरे ऑब्जेक्ट्स की कुछ अविश्वसनीय तस्वीरें प्राप्त करने जा रहे हैं, जिन्हें हमने वास्तव में पहले कभी नहीं देखा है।
हालांकि उनमें निश्चित रूप से बहुत कम डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ जुपिटर के केस में ऐसा इसलिए है क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा है। तो ये उन सीक्रेट तस्वीरों में से एक है जिसके बारे में हमें वास्तव में नहीं बताया गया था। और यहाँ एक तस्वीर में वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है जिसे हमने पहले भी देखा है, साउदर्न रिंग नेबुला की तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं। यह एक वीडियो है जिसे हाल ही में मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिकों द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। यह हमें एक जूम इन वर्जन दिखा रहा है। बेसिकली इसमें हमें यह महसूस करने में मदद मिलती है कि यह नेबुला कितनी दूर है। याद रखिए कि यह हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, लगभग 2000 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर। और इसलिए यह ऑब्जेक्ट अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन जो डिटेल्स हमें मिली हैं वह अविश्वसनीय हैं। ये असामान्य नेबुला हमारे अपने सूर्य के समान एक तारे के जीवन के अंत को रिप्रेजेंट करता है। वास्तव में माना जाता है कि हमारा सूर्य भी कुछ इसी तरह का प्रोड्यूस करने जा रहा है। यह नेबुला भले ही चपटा और ओवल शेप की तरह दिखता हो, लेकिन यह 3 डायमेंशंस में शायद बहुत अलग दिखता है। उदाहरण के लिए ये कुछ इस तरह का दिख सकता है, या बहुत ज्यादा संभावना है कि क्योंकि अंदर एक दूसरा तारा भी मौजूद है, यह संख्या 8 के आकार का दिखाई देगा। और इसका कारण यह है कि सेंटर में ये 2 तारे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इस तरह सारे मटेरियल को 2 अपोजिट पोलर डायरेक्शन में रिलीज करते हैं। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से ये इस तरह का दिखता है क्योंकि हम बेसिकली इसे ऊपर से देख रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है। इनका आमतौर पर प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं होता है। वास्तव में ये सिर्फ सितारों के बाहरी आवरण हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं और जैसे जैसे वे अपने बाहरी आवरण को बाहर निकालते हैं, इन खूबसूरत परतों का निर्माण होता है। आखिर ये नेबुला इतना चमकीला क्यों है और वास्तव में ये इतना सुंदर क्यों दिखता है? इसका मुख्य कारण है यहाँ मौजूद बड़ा चमकीला तारा जो छोटे व्हाइट ड्वार्फ की परिक्रमा करता है, जो इस सारे मटेरियल के लिए जिम्मेदार है। ज्यादा साफ तौर पर कहूँ तो ये छोटा व्हाइट ड्वार्फ तारा हमारे सूर्य के समान ही था। फिर ये बाहरी आवरण को बाहर निकालते हुए व्हाइट ड्वार्फ तारे में बदल गया, जिससे यह सारी गैस तारे के चारों ओर फैल गई। इस व्हाइट ड्वार्फ तारे के साथ ही एक और विशाल तारा है जो हमारे सूर्य के समान ही है। अब क्योंकि ये अभी भी काफी चमकीला है और काफी ऊर्जा पैदा करता है, जिससे यह सारी गैस रोशन हो जाती है और इसे यह सुंदर रूप मिलता है जो हम रात के आसमान में देखते हैं। और इस केस में जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हम वास्तव में विभिन्न प्रकार की परतों को इस अर्थ में देख सकते हैं कि ये हमें अलग अलग एपिसोड दिखा रहे हैं। जब तारे ने अपना कुछ मास खो दिया तो ये बाहर की ओर फैली हुई परतें हजारों साल पहले सबसे पहले रिलीज हुई, जबकि तारे के बहुत करीब की परतों की 1000 साल से भी कम समय में रिलीज हुए होने की संभावना है। और इसलिए इन परतों का पता लगाकर और उनके अंदर क्या है इसकी जांच करके इस पूरे सिस्टम के इतिहास को एनालाइज करना संभव हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ वैज्ञानिक काफी हैरान थे कि नेबुला के चारों ओर भी प्रकाश की असामान्य किरणें दिखाई दे रही हैं, मानो सेंट्रल तारे से निकलने वाली तारों की रोशनी किसी तरह इन बादलों को भेद रही हो। कुछ वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था कि यह उस सेंट्रल तारे से आ रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही रोचक रहस्य बना देगा कि ये कैसे बना होगा। और कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा था कि यह वास्तव में पूरी तरह से कुछ अलग है। इस पर काफी बहस चली और फिर पता चला कि यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है जिससे वैज्ञानिक शुरुआत में चूक गए थे। पहले तो ये नेबुला से है ही नहीं, यह कुछ ऐसा है जिसे वैज्ञानिकों ने शायद ही कभी देखा हो। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता है कि ये इस सिस्टम का हिस्सा है। और ज्यादा जूम करने से ये बहुत साफ हो जाता है कि यह एक बहुत दूर की आकाशगंगा है जो हमें पूरी तरह से किनारे पर दिखाई दे रही है, या बेसिकली हम इसे यहाँ इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब यह अपने आप में पहले से ही एक इंटरेस्टिंग खोज है जो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों को मिल्की वे के समान आकाशगंगाओं में तारों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा जानने में मदद कर सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से इस आकाशगंगा की 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, फिर भी इस आकाशगंगा में गैस को एनालाइज करना संभव नहीं होगा। लेकिन इस नेबुला के अंदर क्या हो रहा है ये एनालाइज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लेफ्ट इमेज में हम हाइड्रोजन से बने बहुत सारे नारंगी बादल देख सकते हैं जो शुरुआत में तारे से निकले थे, जबकि नीली रोशनी में जो दिखाई दे रही है वह बहुत गर्म आयोनाइज्ड गैस है और यह तारे के कोर के बचे हुए हिस्से से निकली थी। जबकि राइट इमेज के केस में नीली रोशनी तरह तरह के हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि लेफ्ट इमेज के समान ही प्रतीत होती है जहां हम हाइड्रोजन देख सकते हैं। वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तारों
और इन नेबुलाओं से आने वाले बहुत सारे हाइड्रोकार्बन अक्सर हाइड्रोजन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और खुद को बहुत बड़े हिस्से में जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन अंततः भविष्य में विभिन्न ग्रहों और विभिन्न स्टार सिस्टम्स में बदल जाएंगे और इसलिए बहुत सी चीजें जिससे हम बने हैं वास्तव में इसी तरह से बनी थी। यह बेसिकली हमारा जन्म है, या कम से कम कुछ हद तक, मतलब अरबों साल पहले की कल्पना कीजिए हम कैसे बने। और इसलिए एक ही तस्वीर से आने वाली ये सब डिटेल्स पहले ही कई मानों में उल्लेखनीय हैं। यही वजह है कि यह एक ऐसी तस्वीर बनने जा रही है जिसका अध्ययन आने वाले कई सालों तक किया जाएगा, क्योंकि और भी बहुत से रहस्य हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं और भविष्य में और भी बहुत से रहस्य उजागर होंगे